बेटा लास्ट क्लास में, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कंबाइंड फॉर्म क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब जैसे एक मूविंग फैन है बेटा, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब जब हम फैन को देखेंगे तो फैन इस समय, अगर फैन रुकी हुई है, स्टॉप कंडीशन में है, तो इस फैन के पास दो तरह की एनर्जी एक साथ है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो वो रेस्ट कंडीशन से मूव करना शुरू करेगी। तो जब वो रेस्ट कंडीशन में है तो इसका मतलब उसके पास एक पहली एनर्जी है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही उसको मूव करना शुरू करते हैं बेटा, तो उसके पास एक दूसरी एनर्जी आ जाती है जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो हम यहाँ कंबाइंडली कहेंगे कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन मेजॉरिटी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। पहले हम इसका बेटा डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, फिर इसके बाद एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट में आप लिख दीजिएगा, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है एनर्जी possessed by any object by virtue of its position, is called पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर एक बात समझिए, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ एक बात समझिए बेटा कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर ये वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन लिखा हुआ है। वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन का मतलब ये हुआ, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब सवाल उठता है पोजीशन का मतलब क्या है, तो हम दो एग्जाम्पल आपको समझाएंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये मेरे पास एक इस तरह का सरफेस है और इस पर मैंने एक स्प्रिंग लगा दी है बेटा, और इस स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा है। अभी ये स्प्रिंग नॉर्मल स्टेट में है। हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को अंदर की तरफ या बाहर, अंदर की तरफ मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो इसका जो न्यू पोजीशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखते जाओ बेटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगी। पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी, लेकिन ये अपनी पोजीशन से इतना आगे की तरफ बढ़ के यहाँ पे रेस्ट पे आ गया है। तो ये रेस्ट में, लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर ये पोजीशन के केस में है। मतलब जैसे तुम इसको छोड़ोगे बेटा, तुरंत ये यहाँ से रिलीज होके बहुत तेज़ी से मूव करेगी। तो इस समय इसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, क्योंकि ये इसकी पर्टिकुलर पोजीशन हो गई। पहला केस। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पर ये एक हाइट है बेटा, और इस हाइट पे हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दिया बेटा। इस समय ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर है, यानी रेफरेंस हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये किसी पोजीशन पर है, यानी इसके पास भी कोई ना कोई एनर्जी है। ये दोनों ही एनर्जी पोजीशन की वजह से है, यानी पोजीशन की वजह से ही ये दोनों एनर्जी हुई बेटा, लेकिन दोनों का नाम यहाँ पे डिफरेंट होगा। इस एनर्जी को हम लोग कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इस एनर्जी को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली एक कॉमन नेम है, लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन के रेस्पेक्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना चाहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा नाम से ही पता चल रहा है ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं द एनर्जी possessed by any object by virtue of its height। मैंने हाइट वर्ड बोला बेटा, कोई जो नहीं है हाइट हो मतलब पोजीशन हो लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी, वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। और यहाँ पर मुझे एक वर्ड और यूज़ करना चाहिए था, मुझे कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यूज़ करें ज़्यादा बेटर होगा बेटा। कॉन्फ़िगरेशन वर्ड जो है वो बेसिकली सभी चीज़ के लिए कॉमन हो जाएगा। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और पोजीशन, यहाँ एक और चीज़ हम जोड़ेंगे अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। तो ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम वही एग्जांपल लेने जा रहे हैं हाइट का। ये मेरे पास कुछ हाइट है जो ग्राउंड से बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में h हाइट पर है। हमने इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड जिसका मास m है और अर्थ उसे mg फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, इसको अर्थ के अगेंस्ट हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो इसके पास अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुकी है, कितना हाइट ऊपर गई बेटा, h हाइट ऊपर गई। तो इसके पास अभी जो एनर्जी है हम उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जो वाटर स्टोर्ड होता है डैम में, है ना, डैम मान लो बहुत हाइट पर है और उसमें जो वाटर स्टोर्ड है तो वो भी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल होगा। मैंगो अगर ट्री के ब्रांच में लटकी हुई है बेटा तो हम कहेंगे वो कौन सा एनर्जी उसके पास है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई बर्ड है वो पेड़ पर बैठी हुई है बेटा, तो कौन सी एनर्जी उसके पास है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ग्रेविटी के अगेंस्ट या अंडर ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें ग्रेविटी ही सबसे बड़ा कारण हो, है ना, ग्रेविटी तो हर चीज में है लेकिन मेन फैक्टर ग्रेविटी हो, उसी की वजह से वहां पे मेन फैक्टर हो बेटा, तब उसके पास जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वर्क डन to move an object to a position under gravity, मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के अंडर में किसी पोजीशन तक अगर पहुंचाना है तो वो जो वर्क डन होगा वही वर्क डन बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। आप जरा सा यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, हमें इस हाइट तक पहुँचाना है, अर्थ इसे अपनी तरफ लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है बेटा, फिर भी हम इसको इसके अगेंस्ट हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो वर्क डन हो रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यूजी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग
एन ऑब्जेक्ट टू अ हाइट या पोजिशन इज इक्वल टू माइनस mgh। ये तो होगा ना वर्क डन का फॉर्मूला। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, mgh इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका। अब यहां से एक नया ऑब्जेक्ट पॉइंट बेटा हम लोग लेकर चल रहे हैं। मान के चलिए अगर आपसे कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये टोटल हाइट है बेटा। पहला ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए पर है, ध्यान दीजिएगा, और फिर इसको पॉइंट बी पे ले जाया गया। पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड से h1 हाइट पर है, और जो पॉइंट बी है वो ग्राउंड से h2 हाइट पर है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट पे अगर आपसे ये कहा जाए कि ऑब्जेक्ट को ए से बी पे ले जाया गया, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये होगा बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। आपको इस पिक्चर से आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से ये कन्वर्जन होगा। देखिए पॉइंट ए से बी पे जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली मास पे डिपेंड करेगा, जी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ हाइट पर भी डिपेंड करेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ग्राउंड से हाइट बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, बदलता जाएगा। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा कि पॉइंट बी पर। बेटा आप उसका निर्धारण बाद में करिएगा। आप यहाँ पर देखिए कि पॉइंट ए पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh1 है। पॉइंट बी पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh2। अब आप यहाँ पे निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा किसी भी चीज़ का चेंज अगर निकालना हो तो एक बात ध्यान रखना कि हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। हम यहाँ पे इस लॉजिक पे नहीं पढ़ेंगे कि बड़े में से छोटे या स्मॉलर टू बिगर में से माइनस करें। हम सिर्फ ये लॉजिक पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो चेंज होगा वो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो तो मतलब ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हो गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब UF माइनस UI। इस बात को ध्यान रखना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए अगर डेल्टा U की वैल्यू निगेटिव आ रही है तब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और अगर डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब गेन होगा। बेटा चेक करते हैं क्या आता है। यहाँ पर हम लोग ये लेकर चल रहे हैं कि जो H2 है वो H1 से ग्रेटर है बेटा। तो डेल्टा U mgh2 माइनस mgh1, यहाँ से आप mg कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा H2 माइनस H1। मैंने आपसे अभी कहा बेटा कि H2 जो है H1 से ग्रेटर है। अगर H2 ये वाली जो डिस्टेंस है अगर वो H1 से ग्रेटर है तो डेल्टा U किस में आएगा, डेल्टा U बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। और तब उस केस में डेल्टा U अगर पॉजिटिव है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और वही अगर H2 H1 से लेस होता तब उस केस में डेल्टा U निगेटिव आ जाता, और तब उस केस में बेटा ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता। चलिए आई होप ये लाइन आप सबको समझ में आ गई होगी बेटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले आपको इलास्टिक वर्ड को जानना पड़ेगा कि इलास्टिक वर्ड होता क्या है। बेटा हमारे पास हम लोग
टू कैटेगरी में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रिजिड और एक होता है इलास्टिक। आप जरा समझिए दोनों में फ़र्क क्या है। क्लास 11th में जब जाएंगे तो और ब्रॉड फॉर्म में पढ़ेंगे, मैंने आपको जनरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। रिजिड क्या होता है? ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना होगा? ये ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, पार्टिकल से मिलके बना होगा। और चूंकि रिजिड है तो सॉलिड है, साथ ही साथ इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस है वो काफ़ी कम है बेटा। आपने इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पर अगर इस ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, यानी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स नो पार्टिकल विल चेंज देयर पोजीशंस, यानी इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना, कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। नो पार्टिकल चेंज पोजीशन, जब ऐसा होगा बेटा तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है? रिजिड है। आप आयरन की एक बॉल ले लीजिए, है ना, एक सॉलिड वुडन ब्लॉक ले लीजिए, ये सब के सब रिजिड सपोर्ट्स हैं, रिजिड बॉडीज़ हैं, क्योंकि इन पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है। ये तो हुआ रिजिड सपोर्ट की बात बेटा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक आता है इलास्टिक किसे कहते हैं, इलास्टिक सपोर्ट किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेटा इलास्टिक बॉडी को आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्वियस बात है ये सॉलिड अगर है तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा तो फोर्स अप्लाई करते ही ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, ये जो पार्टिकल्स हैं ये तुरंत अपनी पोजीशंस चेंज कर दिए। ये पोजीशंस चेंज करते ही इसका जो नया शेप हो गया ये कुछ इस टाइप का हो गया बेटा। ये मान लीजिए कुछ ऐसा शेप आ गया, ठीक है, ये इसका नया शेप इस तरह से आ गया। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से आपने इस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों ही चेंज कर दिया, इस ऑब्जेक्ट का ये जो फोर्स होगा बेटा, इस फोर्स को हम लोग कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। जिस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को बदल दिया। लेकिन जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करेंगे यहाँ से, जैसे ही आपने इस फोर्स को यहाँ से हटा दिया, तुरंत ये ऑब्जेक्ट ऑन रिमूवल ऑफ दिस फोर्स, जैसे आपने इस फोर्स को यहाँ से हटाया, तुरंत ये वाला ऑब्जेक्ट फिर से अपने उसी स्टेट में आ जाएगा जिस स्टेट में पहले था, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑन रिमूवल ऑफ, ध्यान देना, ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इफ द ऑब्जेक्ट रीगेन का मतलब फिर से उसी स्टेट में आ जाए, रीगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, है ना, ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज, द बॉडी इज सेड टू बी इलास्टिक, द बॉडी इज said to be इलास्टिक। जो बॉडी होगी बेटा उसको हम इलास्टिक कहेंगे, और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रॉपर्टी है, एंड दिस फिनोमिना
या दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या कहेंगे बेटा इसको? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई बेटा कि इलास्टिसिटी क्या होती है और इलास्टिक बॉडी क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, रिजिड और इलास्टिक। अब आप खुद एक एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने एक स्प्रिंग का केस लिया, ये स्प्रिंग है, अभी ये स्प्रिंग नॉर्मल स्टेट में है। जब आप इसको यहाँ से फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाते ही तुरंत ये स्प्रिंग अपने कंप्रेस्ड स्टेट में आ जाएगी, इस स्टेट में। आप मुझे बताइए, पहले वो यहाँ पे था, इतना आपने कंप्रेस कर दिया, तो अब बताइए इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? क्या हम इसे ग्रेविटेशनल एनर्जी कह सकते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि इसमें मेन इफेक्ट ग्रेविटी का नहीं है, मेन इफेक्ट है इलास्टिसिटी का। क्योंकि पहले तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की, शेप और साइज बदला, जिसकी वजह से इस पर इलास्टिक इफेक्ट आ गया। लेकिन जैसे आपने ये फोर्स यहाँ से हटाया, तुरंत ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। तो आप ये कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट इलास्टिक बॉडी है। और अगर ये इलास्टिक बॉडी है तो इसके पास जो एनर्जी है इस समय कंप्रेस्ड स्टेट में, वो है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप एक और एग्जांपल लीजिए बेटा। आप एक इस तरह का, आई होप ये डिवाइस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये एक हथियार है ना? आप समझ रहे हो क्या चीज़ है ये? मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से स्ट्रेच किया बेटा। तो बताओ इस समय स्ट्रेच कंडीशन में इसके पास अभी कौन सी एनर्जी है? आप कहेंगे इसके पास सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। कैटापोल्ट आपने देखा ही होगा, ये मैंने कैटापोल्ट का एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ये कैटापोल्ट है और यहाँ पर आपने स्टोन फंसा दिया। आपने कैटापोल्ट को इस तरह से पीछे की तरफ खींचा है। बताइए अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है? यस बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बेटा हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है। आप क्लास 11th में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और जानेंगे। हमारे क्लास 10th में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में इतना ही टॉपिक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे।